हेलो फ्रेंड, नमस्ते। यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों का मैं फिर अभिनंदन करता हूं। आज मैं फिर लेकर हाजिर हूं इस बायोलॉजी के स्पेशल क्लास में। हर एक दिन एक नया डोज के साथ मैं तमाम दोस्तों का फिर से अभिनंदन करता हूं और स्टार्ट करता हूं आज जेनेटिक्स के अगले टॉपिक्स की ओर से। कल मैं आपको बताया था मैं जेनेटिक्स टॉपिक शुरू होने से पहले मैं पुनः एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी चैनल को जितने भी लोग नए हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपके नोटिस बॉक्स में मिल जाए। और एनीवे अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ सुधारना हो तो उसमें भी मैं कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उन चीज़ों को सुधार कर सकूँ। मुझे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत मेहनत कर लगा कि और फिर वीडियो बनाती है। पूरी टेक्निकल टीम्स जो हमारे साथ रहती है, काम करती है, उन लोगों को भी मैं स्पेशल थैंक्स कहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनके सपोर्ट से भी यह वीडियो जो है आप लोगों तक पहुँचता है और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। सही है, कोई चार्ज देना भी नहीं है। सही है, आप जब चाहिए इसको देखिए। सही है, और पूरी नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाता हूँ, कहीं किसी से कोई दिक्कत ना हो, विद्यार्थियों को समझने में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, उसका भी मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ। और इन चीज़ों को छोड़कर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हमें। चलिए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ फिर जेनेटिक्स की दुनिया में। मैं बताता हूँ कि आगे क्या चीज़ हुआ था। मैं कल बताया था आपको कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड और डाहाइब्रिड क्रॉस करवाया था और मोनोहाइब्रिड डाहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने इसके इर्द गिर्द इनके कई नियमों का प्रतिपादन किया मेंडल ने, और कई नियमों का प्रतिपादन करके उपयुक्त कई नियमों के प्रतिपादन को मिलाकर फिर से कई नियम निकाले गए और इन नियमों को ही संयुक्त रूप से हम लोग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, मतलब मेंडल की आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। नियम कुछ इस प्रकार है। अगर देखा जाए, मैं चलता हूँ आगे आपको लेकर, अगर देखा जाए तो सबसे पहले मेंडल ने एक नियम बनाया था। अगर पहला देखा जाए तो पहले नियम के अनुसार लिखा गया था कि लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर, इसको हम लोग कहते हैं इकाई लक्षण का नियम। इकाई लक्षण के नियम के अनुसार मेंडल का ये विचार था कि जब दो विपरीत लक्षणों में से किसी लक्षण को जब क्रॉस करवाया जाता है तो उनमें ये देखा जाता है, प्रायः उनमें ये देखा जाता है कि कोई भी लक्षण जो है वह लक्षण आगे की ओर बढ़ रहा है और ये लक्षण जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यह लक्षण जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जीन रहता कहाँ है, तो बेसिकली देखा जाए तो ये जीन रहता है क्रोमोजोम पर, और क्रोमोजोम पर रहकर अपना जो है असर दिखाता है। असर दिखाकर पुनः जो है जो संतान उत्पन्न लेता है उन संतानों में ये गुण निर्धारित कर देता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पौधा है, या मान लीजिए कोई, मैं मनुष्य की भी बात करूं या कोई प्लांट की बात करूं, जैसे कोई पौधा लंबा है, तो वह पौधा लंबा क्यों है, तो उसके लिए कोई जीन जिम्मेवार है जिसकी वजह से पौधा लंबा हो रहा है। मान लीजिए कोई पौधा नाटा है, तो पौधा नाटा क्यों है, इसके लिए भी कोई ना कोई जीन जिम्मेवार है। कोई इंसान गोरा है, तो गोरा क्यों है, इसके लिए कोई ना कोई जीन जिम्मेवार है। कोई आदमी काला है, इसके लिए भी कोई ना कोई जीन जिम्मेवार है। अगर मान लीजिए कोई इंसान, सही है, कोई इंसान नाटा है, तो नाटा होने के लिए भी कोई ना कोई जीन जिम्मेवार है। अगर मान लीजिए लंबा है, तो लंबा होने के लिए भी कोई ना कोई जीन जिम्मेवार है। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर देखा जाए यह जीन जो है गुणसूत्र पर रहता है और गुणसूत्र हमेशा जोड़े में रहता है और जोड़े में रहकर से अपने लक्षणों को प्रकट करता है। लक्षणों को यह प्रकट करता है, जैसे कि अभी तुरंत बताया मैंने, सही है। इन लक्षणों को प्रकट करना मतलब लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर कहलाता है, इकाई लक्षण का नियम। इकाई लक्षण के नियम में मुख्यतः एक लक्षण जो है स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ते चलता है और दिखाता है। जैसे हमने बताया, जैसे मटर का अगर एग्जाम्पल लिया जाए मेंडल के अनुसार, तो मटर के पुष्प का सफ़ेद होना, मटर के पौधे का लंबा होना, मटर के पौधे का नाटा होना। अब नाटा और लंबा और सफ़ेद की मैं अगर बात करूं तो सफ़ेद, कोई पुष्प सफ़ेद हो रहा तो क्यों हो रहा है, इसके लिए कोई ना कोई जीन जिम्मेवार है जिसकी वजह से पुष्प सफ़ेद हो रहा है। अगर मान लीजिए कोई पौधा लंबा हो रहा तो इसके लिए भी कोई ना कोई जीन जिम्मेवार है जिसकी वजह से पौधा लंबा हो रहा। अगर मान लीजिए हमने बोला कि पुष्प का बीज का झुर्रीदार होना, सही है, बीज झुर्रीदार हो रहा, तो बीज झुर्रीदार क्यों हो रहा है, झुर्रीदार बीज होने के लिए कोई ना कोई जीन जिम्मेवार है जिसकी वजह से बीज झुर्रीदार हो रहा है। सही है, तो इन सारे लक्षणों को हम लोग मतलब आगे की ओर ले जाते हैं और एक इकाई लक्षण के रूप में यह जीन कार्य करता है और बेसिकली यह जीन गुणसूत्र पर रहता है और गुणसूत्र पर रहकर फिर आगे की ओर ये चलता। प्राय ऐसे लक्षण को हम लोग कहते हैं स्वतंत्र, ऐसे लक्षण को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर, इकाई लक्षण का नियम। मैं अगर चलता हूं दूसरे नियम की ओर मैं बात करता हूं, आपको मैं ले चलता हूं। दूसरा नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस।
लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रभाविता का नियम। इसको इकाई लक्षण का नियम, इसको हम लोग कहते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, जैसा कि मैं आपको बताया था कि जैसे मेंडल ने प्रथम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंने आपको दिखाया था कि इन्होंने दो विपरीत लक्षण लिया था, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इन दोनों का जब गैमिट बनाया गया तो ये देखा गया कि मतलब इसका स्मॉल टी और इसका स्मॉल टी बना, इसका देखा गया तो इसका गैमिट था कैपिटल टी और ये कैपिटल टी। इन दोनों का जब क्रॉस करवाया जाता है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और पुनः इसको देखा जाता है कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसको देखा जाता है कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है। अब यह F1 जनरेशन में है। अब सोचने की बात यह है कि F1 जनरेशन में जो पौधा प्राप्त हुआ, जो मटर के प्लांट प्राप्त हुए, वो सब के सब लंबे हो गए। सही है, लंबे हो गए तो मेंडल साहब का दिमाग खनका कि ये लंबा क्यों हुआ, वजह क्या होता है। सही, और ये पौधा लंबा हुआ, सही, नाटा नहीं हुआ, लंबा हुआ। इसका मतलब ये पौधा जो था लंबा था, ये पौधा लंबा था और ये पौधा नाटा था, डॉर्फ था। मेंडल को ये लगा सही है कि पहले जनरेशन में जो पहला जनरेशन हुआ, पहले जनरेशन में पौधा सब लंबे हो गए, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार हुआ। सही है, तो ये जीन अपना लक्षण दिखा रहा था, ये वाला लक्षण, और ये जीन अपना लक्षण नहीं दिखा रहा था। ये जीन लक्षण दिखा रहा था, इसका मतलब इन्होंने समझ गया कि यह डोमिनेंट कैरेक्टर का है, यह मतलब प्रभावी लक्षण है, और यह रिसेसिव कैरेक्टर का है। रिसेसिव कैरेक्टर मतलब अप्रभावी। मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी में भी लिख रहा हूँ, अप्रभावी लक्षण हुआ। जब इन दोनों का क्रॉस करवाया गया तो अगला जनरेशन में जो संतान हुआ वो सब के सब लंबे हो गए, मतलब प्रथम पीढ़ी में जो संतान प्राप्त हुए वे सब के सब लंबे हो गए। अब लंबे होना, सही है, पौधे का लंबे होना यह दिखाता है कि यह डोमिनेंस के नियम के मतलब डोमिनेंस के नियम के अंदर में बैठता है। अंदर मतलब डोमिनेंस के नियम के साथ ये चलता है। कहने का मतलब ये जीन प्रभाविता को दिखाता है, सही, और प्रायः प्रथम पीढ़ी में प्राप्त जो संतान होते हैं वो सब के सब लंबे हो जाते हैं। मैं पुनः ये बात करता हूं, अगर मान लीजिए ये डॉर्फ प्लांट है, अगर डॉर्फ प्लांट में अगले जनरेशन में बोया जाने वाला, F1 जनरेशन में बोया जाने वाला प्लांट अगर नाटा होता तो ये जीन प्रभावी दिखाता, ये जीन प्रभाविता के नियम के अनुसार होता। लेकिन ये जीन अपना लक्षण नहीं दिखा रहा है, ये जीन ही अपना लक्षण दिखा रहा है। ये जीन लक्षण दिखाता तो ये पौधा नाटा हो जाता, पर नहीं हुआ ऐसा। सही है, ये जीन ने अपना लक्षण दिखाया जिसके कारण पौधा लंबा हो गया। तो यह पौधे का लंबा होना यह प्रमाणित करता है कि यह पौधा, यह जीन जिम्मेवार है, यह क्रोमोसोम जिम्मेवार है, जिसकी वजह से F1 जनरेशन में पौधा सभी लंबे हो गए। मैं आगे बताना चाहता हूं दोस्तों, ये ऐसे प्राय, तो अगर फिर से पूछा जाए कि डोमिनेंस का नियम क्या होता है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं डेफिनेशन में उसके कि जब दो विपरीत लक्षणों को आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो यह देखा जाता है कि प्रथम पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होते हैं वह सब के सब लंबे हो जाते हैं, अर्थात प्रभावी लक्षण वाले गुण को प्रदर्शित करते हैं। प्रायः ऐसे लक्षण को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। मैं बढ़ता हूं तीसरे नियम के पास। तीसरा नियम यह है कि मैं आपको दिखा रहा हूं तीसरा नियम, हम लोग तीसरे नियम की तरफ चलते हैं, और तीसरा नियम ये कहता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको हम लोग कहते हैं पृथकता का नियम। दोस्तों मित्रों ध्यान से समझिएगा, पृथकता का नियम क्या है। मेंडल ने क्या किया, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने इनको देखा और इनका सेल्फिंग करवाया। सेल्फिंग करवाना मैं कल आपको बताया था कि F1 जनरेशन में जो जीन प्राप्त होते हैं उसी को लेकर करवाया जाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसका सेल्फिंग करवाया गया था, कुछ इस तरह से आपको हम बताए थे मित्रों, कि मान लीजिए ये कैपिटल टी है, इधर स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है। सही, इन दोनों का गैमेट था कैपिटल टी, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका बनाए थे कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका स्मॉल टी। कहने का मतलब अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा जाए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल साहब ने क्या दिखाया, किया, जब इसका सेल्फिंग करवाया तो एक प्लांट जो है वो प्योर टॉल हो गया, एकदम पूरा लंबा हो गया। सही है, प्योर टॉल। और इधर में इसमें से फिर अगर देखा गया तो एक प्लांट जो थे प्राय मतलब ये प्लांट और ये प्लांट, ये दोनों के दोनों हाइब्रिड टॉल हो गए,
हाइब्रिड टॉल हो गए, मतलब संकर नस्ल के ये लंबे हो गए, और एक पौधा ये डॉर्फ हो गया, नाटा हो गया, नाटा हो गया, डॉर्फ हो गया मित्रों, ये डॉर्फ हो गया। मतलब कुल मिलाकर जीन का जो यह व्यवहार है, क्यों ना क्यों लंबा हो गया, पूर्णतः लंबा हो गया, दो पौधा हाइब्रिड लंबा हो गया और एक पौधा नाटा हो गया। कहीं ना कहीं देखा जाता है तो ये सब के सब पृथक हो जाते हैं, मतलब लंबे पौधे अलग हो जाते हैं, नाटे पौधे अलग हो जाते हैं, जो संकर किस्म के लंबे पौधे थे वो अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो ये नियम, मतलब जो जीन जो है पृथक हो जाना, जीन का अलग हो जाना, मतलब सेपरेशन हो जाना, मतलब ये प्रमाणित करता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, मतलब पृथकता का नियम है। यहाँ से मैं मोनोहाइब्रिड का, इसी प्रकार आप अगर चाहेंगे तो डायहाइब्रिड क्रॉस में भी देख सकते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस भी मैंने कल करवाया था, मैं फिर अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो डायहाइब्रिड क्रॉस का भी कुछ इसी तरह से रहा, और प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतान को फिर से सेल्फिंग करवाया जाता है, स्वपरागण करवाया जाता है, तो F2 जनरेशन में प्राप्त संतान जो है पूर्णतः वह कुछ ना कुछ अपना डिफरेंशिएशन अलग दिखाता है, एक रुतबा दिखाता है, एक अलग जो है वो ट्रेट्स दिखाता, कैरेक्टर दिखाता, लक्षण दिखाता, जिसकी वजह से जो है पौधा अलग कैरेक्टर में शो करता है। प्राय ऐसे लक्षण को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मैं फिर से बताना चाहता हूँ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, पृथकता का नियम क्या है। पृथकता का नियम ये कहता है, इसे प्राय हम लोग प्यूरिटी का भी नियम कहते हैं, लॉ ऑफ प्यूरिटी। पृथकता का नियम ये कहता है कि जब दो विपरीत लक्षणों को जोड़ों को आपस में क्रॉस करवाया जाता है, तो F1 जनरेशन में प्राप्त जो संतान होते हैं उनका सेल्फिंग करवाने के बाद देखा जाता है कि कुछ एक प्लांट जो अलग गुण वाले, कुछ एक प्लांट अलग गुण वाले, कुछ और प्लांट अलग गुण वाले, और इस प्रकार गुणों में जो विविधता होती है, जीन के साथ ऐसा व्यवहार, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है, पृथकता का नियम कहलाता है। मैं बात करता हूँ चौथे नियम के पास चलता हूँ। चौथा नियम आपको मैं दिखा रहा हूँ। चौथा नियम यह है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, देन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिएगा मित्रों, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको हम लोग कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मित्रों मैं ये बताना चाहता हूं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता है। अब इसमें प्राय मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस को लिया था। डायहाइब्रिड क्रॉस में ये देखा जाता है, प्राय डायहाइब्रिड क्रॉस में, जैसे कि मैंने कल आपको दिखाया था, डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया जाता है, जैसे कल मैंने एक जीन लिया था कैपिटल YY कैपिटल RR जीन लिया था, इसको हमने एलो एंड राउंड सीड करवाया था। एलो एंड राउंड सीड वाली ये प्लांट थे, इसी का क्रॉस हमने जो था, इसका अपोजिट मीनिंग ले लिया जाए, ग्रीन एंड रिंकलेड प्लांट, ग्रीन एंड रिंकलेड प्लांट, इनका क्रॉस करवाया गया। इनका जब क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में देखा जाता है, F1 जनरेशन में सभी पौधे जो है प्राय एलो एंड राउंड सीड वाले प्राप्त होते हैं, एलो एंड राउंड सीड वाले प्राप्त होते हैं F1 जनरेशन में। ये प्राय आपको मैं कल दिखाया था, ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में जो प्लांट प्राप्त हुए एलो एंड राउंड सीड वाले हुए। जब इसका पुनः सेल्फिंग करवाया गया, जब इनका सेल्फिंग करवाया गया तो कुछ अलग कंडीशन देखा गया, मतलब पौधे जो थे ऐसा देखा गया था कि कुछ पौधे एलो एंड राउंड सीड वाले हुए, एलो एंड राउंड सीड वाले हुए। मैं दिखाता हूं मित्रों, थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, फिर मैं बता रहा हूं। कुछ पौधे थे एलो एंड रिंकलेड हो गए, एलो एंड रिंकलेड हो गए। कुछ पौधे आपको दिखाया गया मित्रों से यह ग्रीन एंड राउंड सीड वाले हो गए, ग्रीन एंड राउंड सीड वाले हो गए। और कुछ पौधे जो थे वो ग्रीन एंड रिंकलेड वाले हो गए, रिंकलेड वाले हो गए। ग्रीन एंड रिंकलेड करने का मतलब, इसमें आपको हमने बताया था मित्रों, आपको हमने बताया था कि कैसे पौधा प्राप्त हुआ था। इसका देखा जाए तो 9 अनुपात था, इसका देखा जाए तो 3 अनुपात था, इसका देखा जाए तो 3 अनुपात था, इसका देखा जाए तो 1 अनुपात था। कुल मिलाकर 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 जो है यह देखा गया था। तो अब मैं लौटता हूँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है। जब मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस में दो विपरीत लक्षणों को लिया, उनमें से 2 कैरेक्टर को एक साथ चुना। सही है, जैसे पौधा का एक पौधा था जो एलो एंड राउंड सीड वाला था, और एक पौधा जो था वो ग्रीन एंड रिंकलेड सीड वाला था। जब दोनों का क्रॉस करवाया गया
तो F1 जनरेशन में ये देखा गया कि येलो एंड ब्राउन सीड वाले प्लांट उत्पन्न हुए, मतलब पीला कलर के और गोलाकार बीज प्राप्त हुए। सही है। जब इनका सेल्फिंग करवाया गया तो देखा गया कि 9 पौधे ऐसे प्राप्त हुए कि येलो एंड ब्राउन सीड वाले हो गए, और 3 पौधे ऐसे प्राप्त हुए जो येलो एंड रिंकलेट सीड वाले हो गए। वहीं इधर देखा गया 3 पौधे ऐसे हुए जो ग्रीन एंड ब्राउन सीड वाले हो गए, और 1 पौधे ऐसे हुए जो ग्रीन एंड रिंकलेट सीड वाले हो गए, मतलब हरा और झुर्रीदार बीज। और ये हरा और गोलाकार बीज सही है। इसमें देखा जाए तो गोलाकार और पीला बीज था, इसमें भी पीला और झुर्रीदार बीज उत्पन्न हो गए। सही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो डा हाइब्रिड कहने के मुताबिक, डा हाइब्रिड के अगेंस्ट में देखा जाए तो डा हाइब्रिड जो है हमेशा 2-2 लक्षण को आगे लेकर चल रहा है। किसी भी जनरेशन में पीढ़ी दर पीढ़ी जब इनके साथ क्रॉस करवाया जाता है तो यह देखा जाता है कि 2 लक्षण स्वतंत्र रूप से अगले पीढ़ी में अपव्यूहन करता है, अगले पीढ़ी में अपना लक्षण को शो करता है। प्रायः मतलब इस तरह से जीन का व्यवहार कहलाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में 2-2 लक्षण को एक साथ आगे बढ़ाया जाता है और आगे बढ़ाकर से उनके कैरेक्टर को शो किया जाता है मेंडल के अकॉर्डिंग से। तो प्राय ऐसे लक्षण को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मित्रों, मैं जैसा कि समझ रहा हूँगा आपको ये अच्छा लगा होगा। मैं ये इनके 4 नियमों को मैंने बताया, सही है, 4 नियमों को बताया इन्होंने। 4 नियम, इन नियमों को मिलाकर ही हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। मेंडल ने काफ़ी मेहनत करके इनको लिखा था और बनाया था। आज मैं इस वीडियो की कड़ी में मैं यहाँ तक रखता हूँ। आज मैं आपको समझाया कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में किस किस नियम को बनाया गया। मैं पुनः एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं पूरे अपनी टेक्निकल टीम्स को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह दिन रात मेहनत करके सही इन कामों पर करते हैं, इन कामों को देते हैं, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। मित्रों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, प्लीज़ आप अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे। अगर वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो में से आने वाले जो बच्चे होंगे वो आगे भी इस वीडियो को देखेंगे। सही है। इनसे अगर कोई दिक्कतें होंगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। सही है। मैं उसका प्रत्युत्तर आपको जवाब भी दूंगा लेके। सही है। पुनः मैं आपसे फिर धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। से आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।